हम इस वीडियो में परस्पर अपवर्जी घटनाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं और इन घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो यहां पर आइए एक पासा फेंकते हैं। तो पुनः एक बार हमने एक पासा फेंका है और एक पासे को फेंकने पर यहां पर हमें प्रतिदर्श समष्टि S यानी कि सैंपल स्पेस S मिलेगा, जिसके अंतर्गत देखिए ये आ जाने वाले हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब हम यहां पर दो घटनाएं देखने वाले हैं। तो मान लीजिए पहली घटना A है, जिसके अनुसार हमें पहली दो विषम संख्याएं यानी कि फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स मिलते हैं। तो पहली दो विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1 व 3। और इसी प्रकार से मान लीजिए एक दूसरी घटना है, घटना B। इसके अनुसार हमें अंतिम दो सम संख्याएं मिलती हैं, यानी कि लास्ट 2 इवन नंबर्स मिलते हैं। तो अब यहां पर देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। अंतिम दो सम संख्याएं यहां पर 4 व 6 हैं, तो इस घटना के अंतर्गत 4 व 6 आ जाएंगे। चलिए अब इन दोनों घटनाओं A एवं B को हम दृश्य रूप से प्रतिदर्श समष्टि S पर देख लेते हैं। तो मान लीजिए यह प्रतिदर्श समष्टि S है, यानी कि सैंपल स्पेस S है। तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब इन घटनाओं को यहां पर दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले घटना A के अनुसार 1 व 3 आ सकता है, यानी कि घटना A तो इस प्रकार से हम दर्शा लेंगे। और घटना B के अनुसार 4 व 6 आ सकता है, तो 4 व 6 यानी कि यह क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों घटनाओं को इस प्रतिदर्श समष्टि S पर दर्शा लिया है। अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिए, इस पीले क्षेत्र और इस हरे क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य कुछ भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं है। तो हम कहेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं है। और हम यह भी कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो यह भी हम लिख लेते हैं, कोई अतिव्यापन नहीं यानी कि नो ओवरलैप। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि घटनाएं A एवं B कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं। तो यदि हम समुच्चय भाषा यानी कि सेट लैंग्वेज में इसे लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, A सर्वनिष्ठ B या A इंटरसेक्शन B बराबर में फाई। तो इसका अर्थ है कि घटनाओं A एवं B में कुछ भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं है। तो अब जब हमने परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में समझ लिया है, तो चलिए इसकी औपचारिक परिभाषा यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं की औपचारिक परिभाषा के अनुसार दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि इनमें से किसी एक का घटित होना दूसरे के घटित होने को अपवर्जित करता है, जिसका मतलब है वे एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये दो घटनाएं A एवं B हैं और इनमें कोई भी अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप नहीं है, यानी कि ये घटनाएं कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं। चलिए अब कुछ मजेदार प्रेक्षण देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर यह प्रेक्षण है कि ऐसी दो से अधिक घटनाएं भी हो सकती हैं जो परस्पर अपवर्जी हों। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, यहां पर हमारे पास में 4 घटनाएं हैं, घटना A, घटना B, घटना C व घटना D। और इन चारों घटनाओं में से यदि हम कोई भी दो घटनाएं चुनते हैं तो वे परस्पर अपवर्जी होंगी। जैसे कि यहां पर हम कह सकते हैं कि घटना C एवं घटना A, ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार घटना B एवं घटना D भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो मूल रूप से हमारे कहने का अर्थ है कि यह बात केवल दो घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, यानी कि बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं जो परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। चलिए अब हम अगला प्रेक्षण देखते हैं और यहां पर हम सरल घटनाओं यानी कि सिंपल इवेंट्स की बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि वे घटनाएं जिनके लिए केवल एक प्रतिदर्श बिंदु यानी कि ओनली वन सैंपल पॉइंट होता है, उन घटनाओं को हम सरल घटनाएं यानी कि सिंपल इवेंट्स कहते हैं। तो इस प्रेक्षण के अनुसार एक प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएं सदैव परस्पर अपवर्जी होती हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक पासे को फेंका है और पासे को फेंकने पर हमें क्या क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी सरल घटनाएं, जो 6 की 6 सरल घटनाएं हैं यहां पर, ये परस्पर अपवर्जी होने वाली हैं। यानी कि यदि पासे पर 2 आ गया है तो और कुछ भी नहीं आ सकता है, और इसी प्रकार यदि पासे पर 6 आ गया है तो और कुछ भी नहीं आ सकता है। तो इसी तरह हम सभी के लिए कह सकते हैं
कि यदि पासे पर एक निश्चित संख्या आ गई है तो अन्य कोई भी संख्या नहीं आ सकती है। अब जो हमने अभी अभी पढ़ा है हम उसका अभ्यास कर लेते हैं। तो मान लीजिए दो पासे फेंके जाते हैं एवं योग को लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक घटना ए है जिसके अनुसार योग एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। दूसरी घटना बी है जिसके अनुसार योग 3 का एक गुणज यानी कि मल्टीपल है। अब इसी प्रकार एक घटना सी है जिसके अनुसार योग 4 से कम है। घटना डी के अनुसार योग 11 से अधिक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटनाओं के युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से यह करने का प्रयास कीजिए। एक बार आपको फिर से यह बता दूं कि इसको हल करने में आपको मजा तभी आएगा जब आप एक बार खुद से प्रयास करके यह पता करने की कोशिश करेंगे कि इन चारों घटनाओं में से कौन से वे युग्म हैं जो परस्पर अपवर्जी हैं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इस वीडियो को एक बार रोकिए और स्वयं से यह करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार स्वयं से प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो यहां पर यदि दो पासे फेंके जाते हैं तो जो पहला पासा है उसके लिए जो संभव विकल्प हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसी प्रकार जो दूसरा पासा होगा उसके लिए भी ये ही संभव विकल्प आने वाले हैं। तो अब यदि हम दोनों पासों की एक साथ बात कर रहे हैं तो जो पासा 1 है उसके लिए जो आने वाले विकल्प हैं उनको यदि हम यहां पर पंक्तियों में दर्शा लें इस प्रकार से तो ये आ जाएंगे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं। और जो पासा 2 है उसके लिए आने वाले विकल्पों को यदि हम यहां पर स्तंभों में दर्शा लें तो इस प्रकार से 1 से लेकर 6 तक के ये स्तंभ आ गए हैं। अब यदि दूसरे पासे पर 1 आता है तो हमें ये 6 प्रतिदर्श बिंदु मिल जाएंगे। इसी प्रकार 2 आने पर हमें ये 6 प्रतिदर्श बिंदु मिलेंगे। दूसरे पासे पर 3 आने पर ये 6 प्रतिदर्श बिंदु, 4 आने पर ये 6 प्रतिदर्श बिंदु, 5 आने पर ये 6 प्रतिदर्श बिंदु और 6 आने पर ये 6 प्रतिदर्श बिंदु। तो हमें इस प्रतिदर्श समष्टि में ये 36 प्रतिदर्श बिंदु मिल जाने वाले हैं। तो यह हमारा प्रतिदर्श समष्टि होगा। अब हमारा अगला काम होगा कि हम इन प्रतिदर्श बिंदुओं के लिए योग देखें, क्योंकि हमारी जो घटनाएं थी उनमें योग की बात की जा रही थी। तो अब यदि हम योग लिखते हैं यानी कि सम लिखते हैं तो वह देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहां पर हमने इन प्रतिदर्श बिंदुओं के लिए योग यानी कि सम लिख लिया है और शीर्ष बाएं हमें यहां पर 2 मिल रहा है और सबसे नीचे दाईं ओर हमें यहां पर 12 मिल रहा है। तो अब सबसे पहली घटना देखते हैं। घटना ए के अनुसार योग एक सम संख्या है। तो अब देखिए यदि हमें योग एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर चाहिए तो यहां पर एकांतर क्रम में जो संख्याएं होने वाली हैं वे सम यानी कि इवन होंगी। जैसे कि सबसे पहले यहां पर 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 6 है और इसी प्रकार से हमारे पास में ये सम संख्याएं आ जाने वाली हैं। तो ये सभी घटना ए के अंतर्गत आ जाएंगी। अब देखिए घटना बी के अनुसार योग 3 का एक गुणज यानी कि मल्टीपल है। तो 3 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 6, फिर 9, उसके बाद में 12 है। तो यदि हम घटना बी को यहां पर दर्शाएं तो यहां पर 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, फिर उसके बाद में यहां पर 9 आ सकता है और इन सभी को हम दर्शा लेते हैं और फिर हमारे पास में 12 आ सकता है। तो ये सभी इस घटना बी के अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखिए घटना सी के अनुसार योग 4 से कम है। तो देखिए यदि योग 4 से कम है तो हम शीर्ष बाईं ओर देखेंगे, क्योंकि यहां पे ही हमें छोटी संख्याएं मिल रही हैं और जो सबसे नीचे दाईं ओर वाली संख्याएं हैं वे बड़ी संख्याएं हैं। तो यदि हमें योग 4 से कम चाहिए तो देखिए क्या क्या आ सकता है। हमारे पास 2 व 3 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज हमारी घटना सी को दर्शाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास में अंतिम घटना डी है जिसके अनुसार योग 11 से अधिक है और हम देख सकते हैं कि यहां पर 11 से अधिक केवल एक ही संख्या है जो कि 12 है। तो हम कहेंगे कि घटना डी के अंतर्गत केवल 12 ही आ जाने वाला है और यह भी तब आएगा जब दोनों ही पासों पर 6 आ रहा हो। तो अब हमने यहां पर इन चारों घटनाओं के बारे में जान लिया है और दृश्य रूप से देख लिया है कि ये घटनाएं ए, बी, सी, डी क्या होने वाली हैं। तो अब मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पुनः पॉज कीजिए और यह सोचने का प्रयास कीजिए कि इन चारों घटनाओं में से कौन सी घटनाओं के युग्म परस्पर अपवर्जी
यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब चलिए हम साथ में मिलकर पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सी घटनाओं के युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। और हम ए से प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले ए एवं बी में देखेंगे तो ए को तो हमने नीले रंग से दर्शाया है और बी को हमने हरे रंग से दर्शाया है। तो अब यहां पर यह पता कीजिए कि क्या नीले रंग एवं हरे रंग के मध्य परस्पर अतिव्यापन है। तो हम देख पा रहे हैं यहां से लेकर यहां तक के ये जितने भी 6 लिखे हुए हैं इनमें नीला व हरा रंग दोनों ही आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ए और बी में कई अवयव उभयनिष्ठ हैं। उदाहरण रूप में लिख सकते हैं 1,5, 2,4। तो इस प्रकार से घटनाएं ए एवं बी तो परस्पर अपवर्जी नहीं है। अब चलिए ए एवं सी को देखते हैं। तो ए तो नीले रंग से दर्शाया गया है और सी को हमने यहां पर पीले रंग से दर्शाया है। तो क्या अब हम यहां पर नीले रंग एवं पीले रंग के मध्य अतिव्यापन देख सकते हैं? तो देखिए यह जो पीला त्रिभुज है इसके अंदर हम यह संख्या 2 देख सकते हैं जो कि नीले रंग से है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी में एक अवयव उभयनिष्ठ है जो कि 1,1 है। तो 1 और 1 के योग से ही तो हमें यहां पर 2 मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि घटनाएं ए एवं सी भी परस्पर अपवर्जी नहीं है। अब इसी प्रकार हम घटना ए और घटना डी को देखते हैं। तो घटना डी को हमने यहां पर लाल रंग से दर्शाया है। तो क्या इनके मध्य कुछ उभयनिष्ठ है? तो देखिए यहां पर यह जो घटना है जिसके अंतर्गत हमें 12 मिलता है यह नीले रंग से भी है और लाल रंग से भी है। तो हम कहेंगे कि ए और डी में एक अवयव उभयनिष्ठ है जो कि 6,6 आने वाला है क्योंकि इसी के योग से तो हमें 12 मिलेगा। तो यहां पर ए और डी ये दोनों घटनाएं भी परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि घटना ए के साथ ये तीनों ही घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। तो हम कहेंगे कि ए हमारे उत्तर में नहीं आएगा और ए बाहर हो गया है। अब चलिए हम घटना बी के साथ अन्य घटनाओं के युग्म देखते हैं। तो घटना बी को हमने यहां पर हरे रंग से दर्शाया है और घटना सी को हमने यहां पर पीले रंग से दर्शाया है। तो क्या यहां पर हरे रंग एवं पीले रंग में कोई अतिव्यापन है? तो हम देख पा रहे हैं कि इस पीले त्रिभुज के अंदर जो ये 3 लिखे हुए हैं ये हरे रंग से हैं। तो इनके मध्य अतिव्यापन है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बी और सी में 2 अवयव उभयनिष्ठ हैं, 1,2 और 2,1। तो ये दोनों घटनाएं भी परस्पर अपवर्जी नहीं होंगी। अब यदि हम बी और डी में देखते हैं तो बी को हमने हरे रंग से दर्शाया है और डी को हमने लाल रंग से दर्शाया है। तो क्या यहां पर हरे रंग और लाल रंग के मध्य कोई अतिव्यापन है? तो हम देख सकते हैं कि यह जो 12 लिखा हुआ है यह लाल रंग से भी है और हरे रंग से भी है। तो हम कहेंगे कि जो घटनाएं बी और डी हैं उनमें एक अवयव उभयनिष्ठ है जो कि 6,6 है, यानी उसी से तो हमें यह 12 मिल रहा है। तो घटनाएं बी और डी भी परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो हम यहां पर यह समझ पा रहे हैं कि घटना बी के भी घटना ए, घटना सी एवं घटना डी इन तीनों घटनाओं के साथ कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ अवयव हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे उत्तर में घटना बी भी नहीं आ सकती है। तो बी भी बाहर हो गया है। अब देखिए जो हमारे पास में यह एक युग्म बच गया है यानी कि घटना सी एवं घटना डी का युग्म बच गया है। चलिए पता लगाते हैं कि यह परस्पर अपवर्जी घटनाओं का युग्म है या नहीं। तो इसके लिए देखिए घटना सी को हमने यहां पर पीले रंग से दर्शाया है और घटना डी को हमने यहां पर लाल रंग से दर्शाया है। तो हम देखते हैं कि यहां पर पीले क्षेत्र और लाल क्षेत्र के मध्य कोई अतिव्यापन है या नहीं। तो देखिए हमने यहां पर पीला रंग कहां पर देखा है, शीर्ष बाईं ओर देखा है और लाल रंग को हमने यहां पर सबसे नीचे दाईं ओर देखा है। तो इनके मध्य तो कोई भी अतिव्यापन है नहीं। तो हम कहेंगे कि चूंकि घटना सी और घटना डी के मध्य कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो चलिए लिख लेते हैं सी और डी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सी और डी परस्पर अपवर्जी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस उदाहरण को हल करने में आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मजा मुझे आया है। और यह भी उम्मीद करता हूं कि इस उदाहरण को हल करने से आपको परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में और अच्छे से समझ में आ गया होगा।